नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री सुरजीत सिंह जी, जो एडिशनल डीजी सीआईडी के पद से रिटायर हुए थे। इंदौर में आपने एडिशनल एसपी के रूप में काम शुरू किया, एसपी के रूप में काम किया, आईजी बने, तमाम पदों पर यहां काम किया। इसके अलावा दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर रहे पुलिस के। इसके अलावा होम डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे और अभी इंदौर में रहते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है सुरजीत सिंह जी। धन्यवाद सर। इंदौर में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपने हर पद पे, लगभग हर पद पे आप रहे हैं इंदौर में, क्यों इतने अपराध बढ़ रहे हैं? सर ये ऐसा है कि सीनियर लेवल पर अब आईजी जो आई है वो थोड़ी एक्टिव हैं, बाकी सीनियर लेवल पर कोई एक्टिव है नहीं और सब कुछ उन्होंने टीआई के हवाले छोड़ दिया है। टीआई जो है वो इस जिस जगह पर उनको बिठा दिया गया है उसके साथ वो संभल नहीं पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन लोगों की शिकायत पैसे की है और उसी में इनका सारा टाइम गुजर जाता है। कभी मेरे ख्याल में इन्होंने कभी सोच विचार किया ही नहीं कि ये जनता क्या भुगत रही है। और सबसे ज़्यादा इनका ये कि ये यहाँ रहने के लिए पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए हमेशा ताक में रहते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं जो भी पावर में हैं। और पावर वाले जो हैं वो भी अपनी सब मर्यादाएं तोड़कर अपने वर्कर्स को, अपने आदमियों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो मर्डर करे, जो मर्जी करे, उसकी सिफारिश करने में उनको रत्ती भर भी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है? राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है और कटिंग लेवल पर है। यानी ये इनके अफसरों को पता ही नहीं चलता होगा कि किसने किसको कब फोन कर दिया, क्योंकि सब काम करता धरता यहाँ पर जो है वो टाउन इंस्पेक्टर उस थाने का है, वो बन गया है। बाकी लोग जो हैं वो खाली देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। असल में कोई अंदर घुस के काम करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो कैसे ठीक हो सकती है व्यवस्था? ये ठीक तो सर ऐसी हो सकती है कि एसएसपी जो है या इसको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाएं, अपना हर केस के ऊपर पहले पहुंचे, जाके लोगों से बातचीत करें, लोगों के साथ इनका जो मेल जोल है वो बढ़ाएं, ताकि इनको पता चले कि असल में क्या हो रहा है। मेरे को तो ये लगता है कि सिवाय यहाँ की जो आईजी लेडी आई हैं वो थोड़ी एक्टिव हैं, बाकी कोई जनता के साथ संपर्क में अपनी तरफ से कोई कोशिश कर ही नहीं रहा है। जब तक ये अपने आप को आगे ये जो रण युद्ध चल रहा है उसमें जब तक आगे आके घमसान में नहीं घुसेंगे, जब तक इनको सफलता नहीं मिल सकती। ये बाहर देख के तमाशा देख रहे हैं। दिल्ली में रेंज के एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाएगी तो कामयाब होंगे? मेरा ऐसा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है उसको भी कानून का कम ज्ञान रहता है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बर्दाश्त करता है उसको भी कानून का कम ज्ञान रहता है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाएगा तो उसके अधिकार सबको पता चल जाएंगे, इनको भी अधिकार पता चल जाएंगे कि क्या हमको करना क्या नहीं करना है और क्या हम कर सकते हैं। तो फिर ये कोई भी जो सरकारी अधिकारी अपने पद से थोड़ा मुक्त होकर इधर उधर की बात करता है उसको, क्योंकि अपने एक्शन का कंसिक्वेंसेस नहीं मालूम रहते इसलिए वो करता है। जब दिग्विजय से मुख्यमंत्री थे तब भी बात चली थी कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। अभी फिर ये बात शुरू हुई है। आईएएस की एक लॉबी है जो इसको कामयाब नहीं होने देती, क्या कारण है? और सर आईएएस की लॉबी क्या, भी एक बड़े वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा था कि अगर पुलिस कमिश्नरी लग जाएगी तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा इंदौर में। तो इस तरीके के जो हैं ये कोई इसमें तथ्य नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई इनको इस असल बात का मालूम है। जनता बहुत सफर कर रही है, इनको नहीं मालूम है। जो कानून मध्य प्रदेश में है वही कानून दूसरे राज्यों में है। फिर ऐसा क्योंकि यहाँ पर कानून की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। खासकर इंदौर में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। छोटे मोटे अपराध तो अलग है, गोली मारकर जान लेने के मामले भी बहुत आम हो गए। ऐसा क्यों? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो पकड़ा जाता है, थाने में जाता है, उसको ये विश्वास है कि मेरे को कोई ना कोई छुड़ा लेगा, मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं होगी। ये उनको पक्का विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास क्रिमिनल के मन से उठ जाएगा, जिस दिन पुलिस इनके साथ तगड़ा व्यवहार करना शुरू कर देगी, जब सिफारिशों की परवाह नहीं करेगी, उस दिन से ये पासा पलट जाएगा। आप तो इंदौर में एसपी भी रहे हैं और इमरजेंसी के दिनों में भी रहे हैं।
तब की कोई ऐसी घटना बताइए जो यादगार हो। यादगार तो सर पूरी की पूरी यादगार है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि यहाँ एक बार क्रिश्चियन कॉलेज और GSTIs में खूब झगड़ा हो गया था। उसमें यानी उस वक्त के गृह मंत्री भी सब इंटरफियर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं कामयाब हुए। चीफ मिनिस्टर बड़े दबंग थे, उन्होंने बिल्कुल इंटरफियर किया। उन्होंने बोला जो पुलिस करती है ठीक कर रही है, बिल्कुल इनमें इंटरफियर कोई नहीं करेगा। तो झगड़ा निपट गया दोनों कॉलेज के छात्रों, अपने आप निपट गया सर। जब दोनों को पता चला कि कानून की जो हदें क्रॉस करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, तो फिर अगर लोगों को ये विश्वास रहता है कि मेरे को तो जो मर्जी कर लो, मेरे को तो उसी के दिन थाने से जमानत मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी तो नाम ही नहीं लिखा जाएगा, ऐसे ही छूट जाऊंगा। जब तक ये था नहीं हटेगी, जब तक ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप होम डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं दिल्ली में, और आपके दिल्ली में रहते हुए, इस पद पर रहते हुए सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली, सेन पित्रोदा जैसे आदमी को भारत की नागरिकता मिली, प्रणय राय जो NDTV के हेड है उन्हें भारत की नागरिकता मिली, वो लंदन में पढ़ते थे। तो ये इतने लोगों से आपके ताल्लुक रहे, तो कोई अभी भी उनके ताल्लुक जिंदे हैं? मेरा कोई ताल्लुक, मेरा तो ऐसा है कि जॉइंट सेक्रेटरी का काम कोई फील्ड का तो रहता नहीं है, दफ्तर का काम रहता है, कागजों से काम रहता है। कभी कभी कोई अगर अपना मिलने के लिए आ जाए तो ठीक है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी के पास ये कोई प्रथा नहीं है वहां पर कि किसी को सिटीजनशिप देनी है तो उसको बुलाओ या उसको काम उसको कष्ट करना पड़ेगा जाके मिले और फिर उसका काम होगा। उस वक्त ये प्रथा ही नहीं थी, और ये इतने पावरफुल लोग थे कि इनकी फाइलें दनादन चलती थी बिल्कुल अपने आप। मतलब सोनिया गांधी को जब भारत की नागरिकता दी गई तब कोई दिक्कत किसी को नहीं है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी ने कोई किसी की सिफारिश की, ना किसी ने कोई ऊटपटांग काम किया, अपने आप कानूनी तरीके से सब कुछ हुआ। वैसे ही काम अभी भी होता होगा? अब तो सर मैं दिल्ली गई, बहुत मदद हो गए, तो मेरे क्या मालूम जॉइंट सेक्रेटरी की वहाँ जो कैसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ तो बहुत डिटेरिएशन हो गई है, और मेरा उम्मीद है कि वहाँ तो अच्छी तरह से चल रहा हो, क्योंकि जो होम मिनिस्टर हैं काफी तगड़े आदमी हैं और बिल्कुल इंटरफेरेंस किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि इंदौर में जो इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इसका एक प्रमुख कारण है जमीनों के भाव लगातार ऊपर उठते जाना। क्या आपको लगता है कि सही है ये बात? ये भी हो सकता है। यहाँ पर जितने भी बेकार बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, आजकल कुछ भी नहीं करते हैं तो खाली दलाली करते हैं कि इसके पैसे उसको दो, उसको पैसे इसको दो, इसको मुकर जाओ और उसका नेम दो। झगड़े होते ही रहते हैं, रोज झगड़े होते रहते हैं। तो जमीनों का कारोबार एक प्रमुख कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि जमीनों में सब बच्चे बिना ट्रेनिंग के, बिना किस ट्रेडिशंस के, बिना उसके असूलों को पता लगाए घुस गए हैं, और अनाप शनाप तरीके से अपना काम कराना चाहते हैं, जो भी भुगतना पड़े फिर बाद में भुगतते हैं। एक बात और देखने में आई है कि प्रॉपर्टी के दलाल एक ऐसा काम है जिसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इंदौर में आप अगर पान की दुकान भी खोले तो नगर निगम का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन करोड़ों के बारे में अरे करें या करवाएं, प्रॉपर्टी के डीलर की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, न उसकी कोई जिम्मेदारी तय है। अगर उसने गलत सौदा करा दिया तो प्रॉपर्टी डीलर, सारी जिम्मेदारी प्रॉपर्टी डीलर की है या उस खरीदने वाले की है या बेचने वाले की। जो बीच में ब्रोकरेज खा रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि USA में कि वहाँ परीक्षा होती है, उसे सारे कानून का ज्ञान होता है, किसी को मकान खरीदना है तो बैंक से लोन लेना है तो प्रॉपर्टी ब्रोकर उसमें हिस्सेदार होता है, वो जिम्मेदार होता है। ऐसा यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आपका सोच बहुत अच्छी है, और मेरा ये विचार है कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, और जल्दी से जल्दी सरकार को ईमानदारी से इस बात में लाइसेंस शुरू कर देना चाहिए, और लाइसेंस ट्रेडिशन के हिसाब से जो लोग इंसानियत को मान्यता देते हैं उनको ही देना चाहिए। फालतू में जो अपने आप को पैसे कमाना चाहते हैं या बिना मतलब के इधर उधर की जमीनें, इधर से उधर, उधर से उधर, इसकी टोपी उसके सिर, इनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। 1984 के दंगों के वक्त आप कहाँ थे? वो मैं उस वक्त दिल्ली में था सर। और दिल्ली में आप क्या कर रहे थे, क्या स्थिति थी? मैं जॉइंट सेक्रेटरी होम अफेयर्स था उस वक्त। हाँ। और बहुत नजदीक से मैंने देखा सब कथा, बहुत दुर्गति हुई उस वक्त। इंदौर में भी उस वक्त काफी दंगे हुए थे लोग, तो फिर आपने इंदौर में शिफ्ट होना और इंदौर में रहना क्यों चुना? सर मैं तो मकान यहाँ पर 1980-81 में बना चुका था। यार दंगे जो थे मेरे ऊपर उस बात कोई असर नहीं था कि ना मैंने कोई उस वक्त सफ़र किया। जरूर मेरे को मेंटली जो टार्चर होता रहा वो होता रहा, लेकिन बाकी तो कोई दंगे तो एक सब सिखों ने बर्दाश्त किए। और इसी देश में रहना है, यहाँ से कहीं जाना थोड़ी है। कहीं यहाँ
देश में रहना है तो उस शहर में भी रहना है। आपने जब पुलिस की नौकरी शुरू की इंदौर में की, इंदौर में कई पदों पर आप रहे, इमरजेंसी में जब आप एसपी थे तब क्या कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो गई होगी, क्योंकि लोग डरते थे कानून से? उस वक्त तो माहौल ही एक ऐसा सा पैदा हो गया था कि कुछ लोग मीजा में बंद थे, छूट के आते थे तो उनसे कोई पूछता नहीं था तुम कहाँ थे, इतने दिन से नजर नहीं आए, ना कोई उनसे पूछता था ना वो किसी को बताते थे कि मैं गया था। सबको मालूम था कि ये आदमी मीजा में बंद रहा था और छूट के आया है। ऐसा कोई दहशत का माहौल सरी का बन हो गया था। और ये इमरजेंसी की जो बाद में फेलियर हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि इसको लंबा खींच दिया गया है। अगर जल्दी से इसको उठा लिया जाता तो शायद ये दहशत का माहौल बाद में भी फायदा देता। इंदौर में आपके कई सिख समाज के लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ा, कई लोगों को महीनों गुरुद्वारों में रहना पड़ा। ये बताइए कि उन लोगों से आपके संपर्क थे और बाद में उन्हीं में से कई लोगों ने बहुत अच्छे कारोबार में इतनी तेजी हाथ पाई, इंदौर के आज सबसे धनी लोगों में से हैं। ऐसा है सर कि मेरा तो सगा भांजा यहाँ रहता था, उसका मेरे को फोन आया था कि भाई मेरे पास तो कोई रहने की ना जगह है ना खाने की है जगह, तो मैंने सिफारिश करके उसका 1-2 दिन कटवाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल ठीक हो गया तो अपने आप ही ठीक हो गया सब कुछ। पुलिस के पद में, पुलिस में भर्ती होते वक्त क्या चीजें देखी जानी चाहिए कि वो एक अच्छा पुलिस वाला बने? आमतौर पर उसका शरीर शोष्ठव देखा जाता है, कोई मनोवैज्ञानिक टेस्ट नहीं लिया जाता कि वो आदमी किस इरादे से आया है। आप देखेंगे कि जिन लोगों को प्राइवेट कंपनियों में अच्छे बड़े बड़े जॉब ऑफर होते हैं वे भी आकर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। क्या इसमें काले पैसे का लालच से क्यों होता है? ये सब आजकल जो है ना, आजकल तो जो भी चक्कर चल रहा है पुलिस का वो पैसे के लालच में चल रहा है, क्योंकि हर एक आदमी एंट्री होते वक्त कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है उसको, और फिर उसको निपटाने के लिए ताकि इंटरेस्ट उस कैपिटल के ऊपर ज्यादा ना बढ़े, उसको निपटाने के लिए जल्दी से जल्दी में वो अपने सब होशो आवाज खो देता है, अपने असूल खो देता है, अपनी जो भी ट्रेनिंग है उसको खो देता है। सब ये एक विशेष सर्कल चल पड़ा है जिसको भर्ती के टाइम पर ही ठीक किया जा सकता है और किसी वक्त ठीक नहीं किया जा सकता। क्या भर्ती होने वालों का कोई मनोवैज्ञानिक टेस्ट होना चाहिए कि वो किस इरादे से आ रहे हैं? ऐसा है सर कि सब लोग जो हैं जो देश की सेवा करते हैं, क्योंकि पुलिस एक बहुत बदनाम डिपार्टमेंट है आजकल, लेकिन पुलिस में रहकर आदमी जो जनता का या आम जनता का भला कर सकता है उतना तो कोई साधु संत भी नहीं कर सकता। यानी पुलिस की नौकरी सबसे बड़ी समाज सेवा है, आप ये मानते हैं? अगर आप उसमें पैसे का लालच नहीं करो, कानून के मुताबिक चलो, तो ये सबसे ज्यादा अच्छी जनता की सेवा है। आपको भी कभी रिश्वत की पेशकश की गई होगी, आपने स्वीकार की? मेरे को सर कभी ना किसी ने रिश्वत दी, ना कभी मैंने किसी से कहा, और मेरे को तो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि आपने भाई पैसे नहीं कमाए। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को कोई देने ही नहीं आया तो मैं अपनी ईमानदारी का क्या ढंढोरा पीटूं? यानी कोई देने आता तो आप ले लेते? क्या पता सर, वो तो उस वक्त देखा जाता, लेकिन मेरे को जिंदगी भर में, मैं PSC का मेंबर भी यहाँ पर रहा, कभी किसी ने मेरे को कोई ऑफर ही नहीं की। तो अपना आप जो रेपुटेशन बना लेता है आदमी, उसके मुताबिक उसकी जिंदगी चलती रहती है। आपने कभी कहा था कि अगर पुलिस वाले चाहें तो उनके काम में कोई राजनीतिक पार्टी दखल नहीं दे सकती, क्या सही है? बिल्कुल है सर, आदमी को कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर जो भी आएगी बात, मेरा कानून मेरे को संरक्षण देगा, और कानून संरक्षण देता है। अगर पुलिस को इस बात पर विश्वास हो जाए, थोड़ा सहने के लिए तैयार रहे, तो कोई भी पुलिस के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं कर सकता। तो क्या पुलिस में लोग कुर्बान होने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसा है जहां भी आप, आजकल का ऐसा जमाना है कि आपको जहां भी ईमानदारी से जिंदगी काटनी है तो कष्ट भोगने के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। आपने भी कष्ट भोगे? देता हूं, मैंने बहुत कष्ट भोगे सर, खास करके जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया तो उसके बाद मैं भी एक विक्टिम बना सर। काफी लंबी, 1 आध साल के लिए मैं भी चक्कर में पड़ा रहा सर। क्या क्या किया गया आपके साथ? मेरे को तो अब क्या बताऊं, मैं तो बता भी नहीं सकता क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं फोर्स लीव पर 8.5 महीने तक दिल्ली में रहा। जब आप इंदौर में थे तो आपके बड़े अच्छे संबंध थे यहाँ के मीडिया वालों से, व्यापारियों से, तो क्या कारण था कि संबंध बहुत अच्छे रहे? संबंध अच्छे इसलिए थे तो सच बोलता था, जो खबर होती थी छिपाता नहीं था, बोल देता था, जो नहीं छापने लायक होती थी उसके लिए उसको मिन्नत कर देता था। और आप मेरे को याद करा रहे हो कि एक बार यहाँ पर एक आतंकवादी छिपा हुआ था, यहाँ पर ये
अमलतास होटल है इसके पीछे। तो हमको पता चल गया कि छिपा हुआ है, प्रेस को भी पता चल गया, सब प्रेस को हमने फोन किया। नई दुनिया ने उस खबर को नहीं छापा, जबकि एक और अखबार ने यहाँ पर उसको फ्रंट पेज पर हेडलाइन पर छापा, और सवेरे जैसे ही वो अखबार बटी वो भाग गया और हमारे कब्जे में नहीं आया। तो इस तरीके से प्रेस ने सहयोग भी बहुत किया, कोई ऐसी बात नहीं। प्रेस तो हमेशा पढ़े लिखे आदमियों के द्वारा प्रेस चलाई जाती है, और हमेशा वो अच्छे काम के लिए हर इनिशिएटिव का स्वागत करते हैं। अभी भी आपकी यही धारणा है प्रेस के बारे में? मेरी धारणा यही है सर। हो सकता है कि इस वक्त जो एटमॉस्फेयर खराब हो गया उसमें कुछ लोग खराब हो गए हों, लेकिन मेरी धारणा प्रेस की बाबत यही है कि यही हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चीज यही है कि प्रेस इंडिपेंडेंट है और अपनी मर्जी से लिखती है। जो खराब लिखता है उसको जनता सजा दे सकती है, अगर कोई कानून बोले कि मैं इसको सजा दूंगा तो वो गलत है। गोपी कृष्ण गुप्ता जी की स्मृति में आप एक कार्यक्रम कराते हैं, तो क्या आपके संबंध थे उनसे और क्यों आप उस कार्यक्रम में हमेशा बने रहे? मेरे संबंध इसलिए थे, जब मैं शुरू में आया तो वो बहुत नई दुनिया के काफी इम्पोर्टेंट आदमी थे। शुरू में उन्होंने ही मेरे को कई बार कर्फ्यू लगा, ये लगा, उनसे अपने चैनल्स के थ्रू खबर आने से पहले गोपी जी से खबर आ जाती थी कि फलानी जगह ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया। एक दिन तो यहाँ तक हुआ कि ये टोरी कॉर्नर पर कम्युनल दंगा हो गया, तो मैं दफ्तर में बैठा था, उसने बोला भाई आप दफ्तर में काहे को बैठे हुए, ये तो दंगा हो गया। मैंने बोला फालतू कब करते हो, क्योंकि उसी वक्त मेरे को टेलीफोन भी आया, किसी ने बोला ये फलाना बहुत इंपॉर्टेंट आदमी सब पिस्तौल चला रहा है, ये करा। तो उनकी खबर ऐसी सच्ची थी कि मैं गया और बच गया इंदौर। सूर्य सिंह जी आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।